Yes, Jatin, I'm audible to you. Good afternoon, sir. I'm visible to you. Yes, good afternoon. Yes, today whole organic chemistry. Yes, na. Last we have discussed inorganic. Sir, I've done complete chemistry. मतलब I've Then left with organic just physical. Yes, organic physical three I've done सर. उसके अलावा सर मेरा जो वो पार्ट है बेसिकली laboratory. लेबोरेटरी पार्ट है. Yes. उसमें सर मैंने क्वालिटेटिव तकरीबन तकरीबन कर लिया. बस मेरा एनाइंस का पढ़ना बाकी है थोड़ा सा. और क्वालिटेटिव का सर मैंने शुरू किया है. लाइक मैं आज वॉल्यूमेट्रिक पढ़ रहा था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक दो दिन का. बाकी तो केमिस्ट्री तो हो गई सर. उसमें आप पूछ सकते हो कुछ भी. यस, आज हम वो आप टेबलेट जो है आपका वो आईपैड उस पे कनेक्ट करके एक एक टॉपिक को 5 5 6 6 मिनट डिस्कस करेंगे. यस, फर्स्ट इनऑर्गेनिक से. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जी इंट्रोड्यूस. सर. Myself, Jatin. I belong from Narwana. My city is in district Jind, in Haryana. Uh, I have done my 10th from St. Mary Convent School in 2017 with a percentage of 87.16%. Then I did my 12th from ST Public School in 2029 with a percentage of 59.4%. Then I did my graduations in BSc Honors Chemistry, and it is completed in 2022 with a grand CGPA of 9.243. Then I took admission in my master's. There I completed my master's in 2024 with a CGPA of 8.080. My hobbies are playing basketball and football. So that has been my introduction. Yes, good. And let's move on inorganic section. Yes, please Yeah, connect your tablet. just a minute. Sir, is it visible to you? Yes, visible. Yes, continue. Today topic is inorganic chemistry. Inorganic is first basic point is periodicity, chemical periodicity. Yeah, describe Yes. basic to high. Yes, First is sir periodicity. yes, सर पीरियोडिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं. तो बेसिकली इसमें जो हम एलिमेंट्स का इंफॉर्मेशन होते हैं उसको गैदर करते हैं और उसको फिर हम एक टेबुलर फॉर्म में एक अच्छे तरीके से अरेंज कर देते हैं ताकि हम उसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाल पाए. पीरियोडिसिटी में सर जो बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं वो एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम रीड करते हैं. yes, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में रीड करते हैं जिसमें हमारे पास जेड इसका एटॉमिक नंबर होता है और सिग्मा इसका स्लेटर कांस्टेंट होता है. पीरियोडिसिटी में एक तो हम इस चीज़ पे रीड करते हैं सर. एक हम रेडियस की वेरिएशन देखते हैं अलोंग द पीरियड एंड डाउन द पीरियड. अलोंग अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप कि रेडियस आपकी कैसी वेरिएशंस कर रही हैं. रेडियस में बेसिकली चार टाइप की रेडियस होती है हमारी. एक कोवलेंट रेडियस होती है. एक आपका मेटेलिक रेडियस होती है. एक वेंडर रेडियस होती है. तो इन रेडियसेस के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि इन रेडियस में क्या क्या होता है. तो इसमें ये देखते हैं हम. और एक इंटरेक्शंस होती है आयनिक इंटरेक्शंस. बेसिकली उसमें हम रेडियस कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो जस्ट एक इंटरेक्शन है. इट इज नॉट कि उसमें कुछ रेडियस नहीं बन रहा. फिर सर हम पीरियोडिसिटी में हम स्टडी करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में. आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वो होती है कि हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लें और उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालें. तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो उस कितनी एनर्जी रिलीज होगी उस चीज़ की स्टडी को हम बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी मानते हैं सर.
तो एक पीरियोडिसिटी में हम ये स्टडी करते हैं। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है कि जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें कितनी एनर्जी लगती है या फिर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस चीज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन जब एक अपना एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, Yes. वो एक इलेक्ट्रॉन को ले, तो उससे जो फॉर्मेशन हो उस चीज की, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। फिर इसमें सर एक स्टडी होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप बेसिकली ये देखते हो कि जो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अट्रैक्ट करने की, कि उसकी कितनी टेंडेंसी होती है, वो हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखते हैं। तो पीरियोडिसिटी में हम बेसिकली बेसिकली ये चीजें पढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी में पहले आप सब एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनी, उसमें किस किस ने कंट्रीब्यूट किया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के पे बेस है। जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। Yes. तो इस चीज के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और इसको इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है कि आप हर एक ग्रुप को अगर हम देखें तो उसमें हर एक ग्रुप की अपनी कुछ विशेषता होती है जो कॉमन होती हैं। तो इस चीज से हम इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा सा इसका है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट वी रीड इन पीरियोडिसिटी सर। Yes. Mainly periodicity and modern periodicity. इसमें क्या डिफरेंस है? सर जो मेंडलीव पीरियोडिसिटी बनी थी सर, उसमें क्या हुआ था कि उसने फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास का फंक्शन उसने बनाया था सर। एटॉमिक मास से बेसिकली उसने बनाई थी ये जो टेबल सर। Yes. बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर, उसमें इसको बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर सर। सर मेंडलीव की जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाई सर, उसमें कुछ दिक्कतें आई थी। उसमें एक दिक्कत ये थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो कम है बट उनका मास नंबर ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव वो उससे पहले लाई करने चाहिए थे, बट अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज उनके पीरियड से उनके ग्रुप से मैच करें तो मैच नहीं हो रही थी। तो इस वजह से सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एक पीरियोडिक टेबल बनाई जो कि एटॉमिक नंबर का फंक्शन हो। तो दैट इज द बेसिकली द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Yes. Good. Next, how many elements present in periodic table presently? Total. सर पीरियोडिक टेबल में अभी अगर हम टोटली बात करें तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से जो लास्ट के कुछ 10 या 12 10-15 एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली सिंथेटिकली फॉर्म्ड है, वो नेचुरली फॉर्म नहीं होते हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स आपके वो नेचुरली फॉर्म्ड आपके एलिमेंट्स हैं सर। तो ये आपके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सर। Yes. Good. नेक्स्ट इज इसमें एलिमेंट पीरियोडिसिटी में हम मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एनएसपी सर ग्रुप। मेटल मेटल जी सर, जो मेटल नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, इनको सर तीन टाइप में हम, मतलब ये तीन चीज होती हैं सर। मेटल को तो हम बोलते हैं कि जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज लूज करे, तो इसको सर हम मेटल बेसिकली बोलते हैं। जैसे अगर ये इस टाइप से आपका फॉर्मेशन हो। नॉन मेटल होता है कि सर जो आपका नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन का उसकी टेक करने की टेंडेंसी हो, तो ये नॉन मेटल होता है सर। मेटलॉइड होता है कि जो दोनों मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, उसको सर हम मेटलॉइड इसमें बोलते हैं। बेसिकली मेटलॉइड सर आपके पास एक एक बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर एक चेन होती है जिसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं सर। तो ये से आपका इसमें एक बोरोन हो गया, फिर आप एल्यूमिनियम देख सकते हैं, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, एसबी। ये सर आपका इस टाइप से मेटलॉइड्स की फॉर्मेशन पाई जाती है सर। जो सर इसके लेफ्ट राइट, इसमें लेफ्ट साइड में होते हैं सर वो मेटल्स होते हैं जनरली, और जो इसके राइट साइड में होते हैं सर नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस तरीके से सर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर। यस गुड। यस एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? पूरा सर एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं
सर उनका एक तो ग्रुप नंबर जो होता है उनका फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप नंबर के वो एलिमेंट्स होते हैं इस ब्लॉक। तो उनका उनकी जो इम्पोर्टेंस सर वो ये है कि उनका जो लास्ट एलिमेंट है वो एस सब शेल में जाता है सर। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर करता है। वाइल पी ब्लॉक होते हैं सर जो आपके ग्रुप नंबर 13 to 18 आपका प्रेजेंट होते हैं। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली आपका पी सब शेल में जाता है सर। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सर वो आपके होते हैं ग्रुप नंबर 3 to 12। इनको सर ट्रांजिशन मेटल आयंस भी बोलते हैं। और सर इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जनरली सर आपका डी सब शेल में जाता है सर। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है सर डी ब्लॉक के अंदर जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक में जाता है बट वो आते हैं डी ब्लॉक में सर। दे आर सम एक्सेप्शंस फॉर इट। जो एफ ब्लॉक होता है सर वो एफ एफ ब्लॉक पूरा का पूरा सर आपका ग्रुप नंबर थर्ड में आता है सर। और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सर वो जनरली सर आपके एफ ब्लॉक में जाता है सर। एफ सब शेल में। यस। एस ब्लॉक में टू पार्ट्स होते हैं, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। इनमें क्या डिफरेंस जी है? सर एल्कली। सर जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसको ग्रुप नंबर 1 को सर हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं जिसमें आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम आता है सर। और ग्रुप नंबर 2 होता है सर उसको हम एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं जिसमें आपका बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम जैसे एलिमेंट्स आते हैं सर। तो जो आपका एल्कली मेटल्स होते हैं बेसिकली जो ग्रुप नंबर 1 के मेटल होते हैं उसमें जब हम उसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं तो वो बेसिकली एक स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म में पहुंच जाते हैं। जबकि अगर हम ग्रुप नंबर 2 में देखें तो उस चीज के लिए हमें उनकी 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करवाना पड़ता है। अगर सर हम ग्रुप 1 से 2 जाते हैं तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं उसके अंदर में। तो दैट्स वाई आपका जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी सर आपकी इंक्रीज करती है क्योंकि आपका साइज डिक्रीज कर रहा है ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाने में। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होती है सर। सेम गोज विद सर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इट लाइक एल्कलीन अर्थ मेटल्स में फुली फिल्ड एस सब शेल है। तो उसमें जब हम उसको डालते हैं तो वो थोड़ा सा सर टफ हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एल्कलाइन अर्थ मेटल की कम होती है एल्कली मेटल से। तो ये सर इनका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है सर दोनों में एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स में। यस। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का एलिमेंट इज 13 to 18। जी सर। क्या है इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है बेसिक ओनली? सर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं सर। काफी सारे इसमें लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं सर। सर पी ब्लॉक मोस्टली मेटलोइड्स पी ब्लॉक के अंदर ही पाए जाते हैं सर। ये सर पी ब्लॉक में होता है। और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18 होता है। 18th ग्रुप सर आपका नोबल गैसेस का होता है। 13th ग्रुप आपका बोरोन ग्रुप होता है। फिर आपका कार्बन ग्रुप आता है फिर नाइट्रोजन ग्रुप और फिर ऑक्सीजन ग्रुप सर। तो ये इसके अंदर ग्रुप्स आते हैं सर। जो इसमें मेटलॉइड्स की जो आपकी सीरीज है ये सीरीज इसके आगे नॉन मेटल्स होते हैं। इसके पीछे सर आपके बेसिकली मेटल्स होते हैं। सर पी ब्लॉक्स की इम्पोर्टेंस ये है कि सर जो हम काफ़ी सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें पी ब्लॉक्स की स्टडी सर बहुत इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो हम स्टडी जैसे SiO बॉन्ड हो गया बेसिकली जो सिलिगेन बॉन्ड बोलते हैं सर इसको। ये आपका रॉक फॉर्मेशन में अगर हम रॉक की स्टडी करें तो उसमें इस बॉन्ड की बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सर। तो ये इसलिए सर पी ब्लॉक की स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है सर। यस, गुड। नेक्स्ट वन, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इज 3D 4D 5D सीरीज। जी सर। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है सर आपका ये इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स आयन भी बोलते हैं सर। सर इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये वेरियस कलर शो करते हैं। जो डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स होते हैं इनके वेरियस वेरियस कलर्स होते हैं। और इनकी सर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है डी ब्लॉक मेटल्स की। तो इस वजह से इनके यूज भी किए जा सकते हैं। अगर हमें इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बनाना है या फिर इसको रिड्यूसिंग एजेंट में बनाना है तो हम इसका एक अच्छे से यूज कर सकते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको स्ट्रॉन्गेस्ट आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाना है तो आप KMnO4 का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इटसेल्फ इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन का वो बहुत ज्यादा होगा।
तो इस तरीके से सर इनका यूज किया जा सकता है सर। इनका जो बेसिक प्रो चीज है सर, अगर हम प्रो और कॉन्स देखें डी ब्लॉक के, तो प्रो चीज में इसमें ये आता है कि इसकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं एक एक मेटल की। तो इस वजह से हम इसको अलग अलग तरीके से देख देख सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बनाने के अंदर। तो ये सर चीजें डी ब्लॉक में आती हैं सर। यस, नेक्स्ट मूव ऑन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सर जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो आपके फोर्थ इसमें आते हैं सर, 4D सीरीज के अंदर पाए जाते हैं सर। और जो आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं सर वो आपके बेसिकली 5D सीरीज के अंदर बिलोंग होते हैं। और इनका अगर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो पीरियड नंबर की बात करें तो लेंथेनॉइड्स आपके 6th पीरियड में और एक्टिनॉइड्स आपके 7th पीरियड्स में आते हैं सर जी। इनका सर मेन एडवांटेज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है, इनमें एक तो मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा देखा जाता है सर दोनों के अंदर। एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनमें जो होती है सर, और एक इनमें मोस्टली रेडियो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट्स आपके इनके अंदर एफ ब्लॉक के अंदर ही मिलेंगे सर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जैसे यूरेनियम हो गया, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस में यूज कर सकते हैं, तो इसलिए सर इनका बड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है सर। यस, गुड, गुड एक्सप्लेन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग। यस सर। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? जी सर, केमिकल बॉन्डिंग। यस, नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। यस। सर केमिकल बॉन्डिंग को सर हम ऐसे स्टडी करते हैं कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वो बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ, आइदर बाय गिविंग और टेक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या फिर शेयरिंग से बना है, या फिर किसी ने कंप्लीट गिव अवे किया इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस चीज को सर हम केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करते हैं सर। तो केमिकल बॉन्डिंग को अगर हम शॉर्टली डिफाइन करें तो बेसिकली स्टडी ऑफ अ बॉन्ड फॉर्म। तो अगर आपका कोई भी बॉन्ड बना है, वो कैसे बना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, उसको सर हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्टडी करते हैं सर। यस, बॉन्ड क्या है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग? सर बॉन्ड इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड बेसिकली, बॉन्ड कुछ भी नहीं होता, बॉन्ड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो बेसिकली शेयरिंग से भी हो सकता है, या फिर आपका ये गिव अवे और टेक अवे से भी हो सकता है। तो आपके इस बेसिस पे कई टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड हो गया, एक आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया जिसमें बेसिकली शेयरिंग की जाती है, कोवलेंट बॉन्ड। एक आपका सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। एक आपका एच बॉन्ड होता है सर, यस। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोला जाता है सर। और एक सर इनको बॉन्ड तो नहीं बोला जा सकता, बट इनको इंटरेक्शंस बोला जाता है सर, इनको बोलते हैं लंदन इंटरेक्शंस। तो ये 5 चीजें सर हम बॉन्ड के अंदर स्टडी करते हैं बेसिकली। इसके अंदर सर काफी पार्ट्स होते हैं, आपका आयन डाइपोल हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। तो इनको हम बॉन्ड कंसीडर नहीं कर सकते, बट सर इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जस्ट लाइक सर एच बॉन्ड। यस, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इनमें? व्हाट आर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस बॉन्ड? स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो सर एच बॉन्ड आपका सबसे लोवेस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही मेयर अट्रैक्शन है, बहुत हल्की इंटरेक्शन है। आयनिक बॉन्ड में सर क्योंकि आप पूरा गिव अवे एंड टेक अवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो कंप्लीट शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सर, कोवलेंट इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड सर। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर। तो ये आपका एक तरीके से सर सीरीज बन जाती है बेसिकली सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ टाइम के बाद हम सर उसको कोवलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं, क्योंकि वंस द शेयरिंग इज डन बाय डोनर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्टर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका एक कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करने लगता है सर कुछ टाइम बाद। यस, गुड। आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, व्हाई? व्हाट द रीजन? सर आयनिक बॉन्ड की स्टेबल का सर कुछ रीजंस ये हैं कि सर एक तो इसमें कंप्लीट शेयरिंग एंड गिव अवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे आपके पास Na है तो वो Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन करके आपका स्टेबल ऑक्टेट का फॉर्मेशन कर लेता है।
सेकेंड सर इसका रीजन ये होता है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे एन पॉजिटिव एक कैटायन है, Cl नेगेटिव एक एनायन है, तो बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, तो दैट्स वाई इनको सर सेपरेट करना एक टफ टास्क हो जाता है, और दैट्स वाई सर हम बोलते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो आपका एक टफेस्ट बॉन्ड है सर। Yes. Next one is octet rule in chemical bonding. Octet rule. ऑक्टेट रूल सर हमें सिग्निफाई करता है कि अगर किसी अ, कोई भी आपके पास एलिमेंट है, अगर उसको स्टेबल होना है, तो उसका जो आउटर ऑक्टेट है, आउटर वैलेंस शेल बोल सकते हैं, या फिर आउटर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 8 हो, तो वो आपका जो है वो स्टेबल स्पीसीज बनाता है। तो दैट्स वाई सर इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इज इट फिजिबल टू यू सर? आई थिंक ये Yes, हो yes, गया था। it's visible. तो ऑक्टेट रूल में सर ये होता है कि आपका आउटर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे Na को अगर हम Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो Na पॉजिटिव में जो आपके टू सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो 8 रह जाते हैं, तो दैट्स व्हाई स्टेबल फॉर्म। सेम गोज फॉर Mg2 पॉजिटिव। तो अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 में आउटर उसमें 8 है, तो वो स्टेबल होता है। बट सर ये नो लॉन्गर इसको हम अभी इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। रीजन बिंग, ऐसे हमें कई कंपाउंड्स मिले हैं जो कि जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, बट स्टिल दे आर वेरी स्टेबल। जैसे अगर हम PCl5 को देखें, SF6 को देखें, या BH3 को देखें, तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में स्टेबल हैं, बट ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस रूल की सर बहुत सारी लिमिटेशंस थी सर, इस वजह से आगे फिर VBT का जन्म हुआ सर, उसके बाद MOT का। तो ये चीजें सर बाद में बनी सर। Yes. Yes. इसके बाद हम थ्योरीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्योरी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VBT, MOT, इनमें क्या डिफरेंस है? हाउ इट इज वर्क इन केमिकल सर बॉन्ड? सर अगर हम VBT की बात करें, तो इसमें इसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं सर। सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सर इंट्रोड्यूस हुआ बेसिकली। इसमें ये होता है, जो सर आपका वैलेंस शेल्स हैं, वो सर एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करके सर कुछ ऑर्बिटल्स को फॉर्म करती है, जिनको सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं सर। तो जो इनकमिंग लिगेंड्स होते हैं, वो उनके साथ इंटरेक्शंस करके आपके मॉलिक्यूल्स को फाउंडेशंस देते हैं सर। जो आपकी वेस्पर थ्योरी है सर, ये आपकी बेसिकली शेप को बताने में एक हेल्प करती है सर। इसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं सर। यस। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसको बोला जाता है सर। जैसे आप हम अगर H2O की बात करें सर, बेसिकली जैसे OH2 है, तो इसका बॉन्ड एंगल सर 104 है। बेसिकली इसके हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि सर इसके पास दो आपके बॉन्ड होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं, ये इसको रिपेल करते हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो ये चीज सर हमें पता लगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से सर। और MOT होता है सर कि आपके जब एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो जो उनके सेम एनर्जी या सेम ओरिएंटेशंस के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ सर मिक्स हो जाते हैं, और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आजकल की जो थ्योरीज हैं उनको सर एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, या आपकी कलर प्रॉपर्टीज को, या आपकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की सर ये बेसिकली बेनिफिट्स है सर। यस। यस, बेस पर के अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री और शेप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें और क्या क्या हम करते हैं? सर वेस्पर के अंदर सर हम ज्योमेट्री और शेप को सर आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली ज्योमेट्री में सर हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं। ज्योमेट्री और शेप में ज्योमेट्री में सर हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं। जैसे हम NH3 को बोलें, अमोनिया को, तो उसकी अगर हम ज्योमेट्री को देखें, वो बेसिकली आपकी
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट अगर हम उस शेप को देखें वो एक पिरामिडल उसकी शेप है। शेप में सर हम इसको अपने जो लोन पेयर है उनको कंसिडर नहीं करते हैं सर। सर एक वेस्पर की ये होता है कि वेस्पर में जो पाई बॉन्ड होते हैं सर उनको उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, उसमें ये माना नहीं जाता कि वेस्पर में जो आपके पाई बॉन्ड होते हैं वो आपकी शेप को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये चीजें इनमें आती हैं सर बेसिकली वेस्पर के अंदर। यस। नेक्स्ट इज वीबीटी। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। तो जी सर। हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन सर, जो हम हाइब्रिडेशन सर ऐसे तो काफी वेरियस टाइप्स की हाइब्रिडेशन हो सकती है, बट जो हम जनरली स्टडी करते हैं वो एक एसपी हाइब्रिडेशन होती है, फिर sp2, फिर sp3। अगर हम सर हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जाएं, जैसे अगर हम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाएं तो सर उसमें हम dsp2 या फिर sp2d भी स्टडी करते हैं सर। d2sp3 भी आप स्टडी करते हैं सर फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, d2sp3 या फिर sp3d2। तो ये चीजें भी सर हम स्टडी करते हैं। फिर सर पी p3d3, अगर हम ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की डिस्कशन करें कि वो कैसे फॉर्मेशन करते हैं तो p3d3 से फॉर्मेशन होती है सर। तो काफी सारी टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं सर। यस। नेक्स्ट हम देखते हैं एमओटी। एमओटी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं एमओ डायग्राम वगैरह, और जी कैसे सर। आइडेंटिफाई करते हैं? सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर सर हम कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल बन रहा है उन दोनों में जो सेम एनर्जी सेम ओरिएंटेशंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सर उनको हम मिक्सिंग करवाते हैं उनकी, और हम हमारे न्यू मॉलिक्यूल बेसिकली एमओज जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं सर उनका फॉर्मेशन होता है। वो बेसिकली आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, वो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। सर जो एमओ होती है वो आपकी कई चीज़ें एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट ऑफ देम इज सर बॉन्ड लेंथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि अगर आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करती है सर, बॉन्ड ऑर्डर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। दूसरा सर जो आपका Cl2 F2 I2 इनका फॉर्मेशन होता है और ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं, तो उनकी कलर प्रॉपर्टीज को सर ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है सर मॉलिक्यूलर बैटरी थ्योरी। और सर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर बैटल मोटा मोटा एक्सप्लेन करते हैं, कंप्लीटली तो सर नहीं कर पाती है। कंप्लीट के लिए सर हमें जीमर लाइंस देखनी पड़ती है सर। तो एमओ के सर ये बेनिफिट्स हैं सर। यस, ये सर इसी को। आयोनेशन पोटेंशियल। यस, यही थ्योरी जी हम सर। कोऑर्डिनेशन में स्टडी करते हैं। जैसे ये बीबीटी है। ये बीबीटी का ये सर एडवांस वीवीटी भी वर्जन हम। और एमओटी, एलएफटी, ये सीएफटी, यस हम सर। कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करते हैं। इनमें क्या एडवांस वर्जन डिस्कस किया जाता है? स्टडी जी सर। बीबीटी का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बीबीटी, मूव ऑन द केमिकल बॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में सर हम तीन थ्योरी स्टडी करते हैं। एक होती है सर आपकी वीवीटी सेम एज दैट, और एक होती है आपकी सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एक सर हम लिगेंड फील्ड थ्योरी कंसिडर करते हैं। सर लिगेंड फील्ड थ्योरी बेसिकली आपकी एमओ की होगी, एमओ को ये हम यस, एडवांसमेंट यस, को यस। एलएफटी बोल देते हैं सर। एलएफटी। वीवीटी को सर बीवीटी बोला जाता है, बट उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका एक अलग तरीके से इसको निकाला जाता है सर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सर एक नई थ्योरी आती है जिसमें हम कंप्लीटली मेटल और लिगेंड्स को सर एक आयंस मान के उनके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं कि उनकी एनर्जी कैसे डिक्रीज करती है डी ऑर्बिटल्स की ऐसे। सर अगर हम वीवीटी स्टडी करें सर उससे पहले हमें एक मॉडल को स्टडी करना पड़ता है, वो होता है कैपर्ट मॉडल। यस, तो कैपर्ट मॉडल सर हमें ये बताता है कि जैसे हमने वेस्पर पढ़ा या फिर हमने केमिकल बॉन्डिंग में हम स्टडी करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके होते हैं जिनको हम लोन पेयर्स बोलते हैं वो आपकी शेप को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें कैपेट मॉडल में हम ये स्टडी करते हैं सर कि अगर वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं तो वो आपके नॉन हाइब्रिडाइज में लोन पेयर्स आपके रहते हैं और वो आपकी जो आप शेप बन रही है मॉलिक्यूल की वो उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सर बेसिक होता है सर उसके अंदर। तो इसमें सर ये होता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को मान लेते हैं, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री को स्टडी करें सर यस। इन वीवीटी फॉर डी वन डी टू या D1 D2 या D3 को, तो इसमें आपका इनर जो वैलेंस शेल होती है वो बेसिकली 3D, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका 4s और 4p प्रेजेंट होते हैं।
तो सर अगर आपका ये D1 होगा तो आपका ये यहाँ पे ये प्रेजेंस होगा, तो आपकी जो फॉर्मेशन हो सकती है वो D2sp3 की फॉर्मेशन हो सकती है सर। D2sp3 की फॉर D1 D2 एंड D3। तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया सर। इससे हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, और इससे इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाती है सर। अगर सर हमारे जो लिगेंड्स है सर वो बेसिकली कोई मिथाइल ग्रुप है, तो आपकी जो सिमेट्री है वो D5s का फॉर्मेशन भी हो सकता है सर, या फिर D4 D4s का फॉर्मेशन भी हो सकता है सर। तो उससे जो आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री आपकी बन जाती है। तो इस तरीके से सर हम इसके निकाल सकते हैं फॉर D4 एंड D5 D6 एंड D7। यू हैव टू सी दैट इफ उसमें पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर पेयरिंग हो रही है तो वो अलग तरीके से उनका हाइब्रिडेशन sp3D2 हो सकती है। अगर उनमें पेयरिंग बेसिकली नहीं हो रही है, हो रही है, तो उसमें D2sp3 का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें सर इसमें स्टडी करते हैं हम सर वीबीटी के अंदर सर। यस। कोई ड्रॉबैक लिमिटेशन है वीबीटी के? लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी का वीबीटी का सर काफी सारे इसमें लिमिटेशंस हैं। फर्स्टली तो सर ये जो वीबीटी है वो ये मानती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक कंप्लीट मोस्टली कोवलेंट डोमिनेटिंग आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सर। तो इन रियलिटी सर ये ठीक नहीं होता, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी नहीं होती। सेकंड सर ये होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती सर कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, कौन सा लिगेंड वीक बिहेव करेगा। थर्डली सर जो कलर्स इम्पार्ट करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स, ये उन कलर्स को सर एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये कलर का फॉर्मेशन या कलर की प्रॉपर्टीज इनमें क्यों आई है। तो ये कुछ सर लिमिटेशंस थी वीबीटी की सर। यस। सीएफटी। सीएफटी के अकॉर्डिंग हम सीएफटी, डिस्कस करते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ जेटीडी। सॉरी सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेटीडी? डायनेमिक एंड स्टैटिक। एंड व्हाट द सर एग्जांपल? टू टू टाइप की जीटीडी सर हमारे पास होती है। अगर हम इसके अंदर हम जीटीडी पढ़े, बेसिकली जीटीडी एक तो सर जॉन टेलर डिस्टोर्शन को हम जीटीडी बोलते हैं। दो टाइप की होती है सर, स्टैटिक और डायनेमिक सर। इसमें जाने से पहले हमें सर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जीटीडी होती क्या है। बेसिकली अगर कोई आपका नॉन लीनियर कंपाउंड है, तो उसके अंदर हमें अगर उसकी लिगेंड्स की सिमेट्री भी दिखे, स्टिल हम उनकी बॉन्ड लेंथ को अलग पाते हैं। तो उसका रीजन होता है सर आपके जीटीडी। तो उसमें अगर आपका जो गिवन कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है, तो ये उस चीज में फिर से दोबारा से स्प्लिटिंग होती है, जिसको हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं सर। स्टैटिक जेटी और डायनेमिक जेटीडी में होता है कि जो स्टैटिक जेटीडी होती है सर, उसमें अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है और वो फर्दर स्प्लिट कर रहा है, तो जो आपके स्टैटिक जेटीडी में जो आपके बॉन्ड लेंथ है जो आपको मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, एक्सियल और इक्वेटोरियल की। जिस वजह से आप बोल सकते हो कि वो स्टैटिकली एक चीज में फॉर्म हो गया। बट आपके डायनेमिक जेटीडी में उसके अंदर जेटीडी प्रेजेंट होगी, बट स्टिल उनकी बॉन्ड लेंथ आपको इक्वल मिल सकती है। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है स्टैटिक जेटीडी और डायनेमिक जेटीडी के अंदर। यस, गुड। यस, ये कोऑर्डिनेशन का बेसिक थ्योरीज हमने डिस्कस किए थे। वैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम डिस्क्राइब करते हैं द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक कोऑर्डिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बर्नर थ्योरी। जी सर। सर जब हमें केमिकल बॉन्डिंग इनिशियली स्टडी किया गया, तो सर कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो कि केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज को थोड़ा सा डेविएट करते थे और उनको फॉलो नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो कोई डबल सोल्ट होता था, वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता था इनटू इट्स आयंस। बट जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए देखा गया, तो कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर है वो बेसिकली डिसोशिएट नहीं हुआ। तो उस चीज से सर ये आया कि हमें एक अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला गया सर।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता ये है कि एक आपके लिगेंड्स होते हैं जो कि आपको डोनेट करते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स का, और आपका एक सेंट्रल मेटल आयन होता है जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से जो आपके बॉन्डिंग फॉर्म होती है सर, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड इस बॉन्डिंग से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। फिर इसकी जो सबसे इनिशियल थ्योरी थी सर, वो वर्नर थ्योरी आई सर। वर्नर थ्योरी में उन्होंने एक कोबाल्ट का कंपाउंड लिया सर, उसको फिर उन्होंने एजीसीएल के साथ ट्रीट करवाया। तो एजीसीएल के साथ ये एक कंपाउंड सर ऐसा बना जिसमें आपके आउटर स्फीयर में Cl2 बाहर था, एक में सिर्फ एक मोलिकुल्स क्लोरीन का बाहर था, एक में तीन मोलिकुल्स क्लोरीन के बाहर थे। तो उसके बेसिस पे सर उन्होंने दो चीज़ों को डिफाइन किया, एक तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी और एक आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है सर, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली बोलते हैं, ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी को सर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर का हम बोलते हैं सर इसको। और ये सर इसके बेसिक बेसिक से डिफरेंस होता है सर वर्णन थ्योरी के। यस यस, बेसिक। यस, कोऑर्डिनेशन में हम बेसिक डिस्कस करते हैं लिगेंड्स, व्हाट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिगेंड्स, एंड व्हाट द मेन रोल ऑफ लीग कोऑर्डिनेशन। यस, लिगेंड। लीगेंड सर काफी टाइप के हो सकते हैं सर। एक जो बेसिक अगर हम बात करें तो इसका एक मोनोडेंटेट लीगेंड होता है, जो आपको सिर्फ एक साइड से आपको डोनेशन प्रोवाइड करे। जैसे हम बात कर सकते हैं बेसिकली NH3 हो गया, या फिर आपका H2 हो गया। ये बेसिकली आपको एक एक जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। फिर आता है सर आपका बाइडेंटेट लिगेंड, जो आपको टू शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं सर। उसमें हम इथाइलिन डायमीन का डिस्कस कर सकते हैं सर, जैसे NH2। फिर आपका ये इसको होता है सर। फिर सर एक एम्बीडेंटेट टाइप के लिगेंड होते हैं सर। यस। एम्बीडेंटेट जो लिगेंड होते हैं सर, वो उनकी दो डिफरेंट डोनर साइड्स होती हैं और वो दोनों से डोनेशन कर सकते हैं। तो मतलब वो करेंगे एक साइड से डोनेशंस, बट वो कैपेबल होते हैं दोनों साइड से डोनेशन करने को। वो फिर अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल सर हम देखते हैं कि उसने इस साइड से डोनेट किया या इस साइड से उसने डोनेट किया है। तो सर इसमें एक एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। और फिर सर एक हाइपर फ्लेक्सी लिगेंड्स बोल सकते हैं हम। ये क्लासिफिकेशन हो गई लिगेंड की, कि आपका जो लिगेंड्स है वो बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको बढ़ा भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मेटल आयन। फिर एक हाइपोफ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे आपका EDT है, वो उस कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 भी शो कर सकता है एज लिगेंड। और वो डिपेंडिंग अपॉन द मेटल आयन वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या फिर 2 भी आपका शो कर सकता है। तो ये सर इनकी बेसिक सी क्लासिफिकेशन लिगेंड्स की। और लिगेंड्स को सर हम एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि लिगेंड्स थ्री टाइप क्लासिफिकेशन शो करते हैं। एक तो सिग्मा डोनर लिगेंड्स होते हैं, जो सिर्फ सिग्मा डोनेशंस करते हैं। एक आपके पाई डोनर्स लिगेंड्स होते हैं सर, जो एज वेल एज सिग्मा एज वेल एज पाई डोनेशंस वो करते हैं सर। और एक होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं सर, इनको इनसे जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है इसको सर सिनर्जिक बॉन्डिंग भी हम बोलते हैं। बेसिकली ये अपने लिगेंड्स के थ्रू देते हैं, बट जो इनके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को टेक अवे करते हैं सर। तो ये सर इनका एक क्लासिफिकेशन सी होगी सर। यस, गुड, बेसिक आइडिया ओनली। या नेक्स्ट इज आइसोमेरिज। आइसोमेरिज क्या है? बेसिक ओनली। हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज? आइसो यस। आइसोमेरिज्म सर, इसमें दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को सर हम अलग स्टडी करते हैं। और एक आपका एक आइसोमर्स होते हैं जिसमें आपके पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, फिर लिगेंड आइसोमर्स हो सकते हैं, जिसमें एक तो हम हाइड्रेशन आइसोमर होता है सर उसका। यस, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आइसोमेरिज में क्या डिफरेंस है? बेसिक। सॉरी सर, कैन रिपीट। ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आइसोमेरिज, मतलब डिफरेंस। इनऑर्गेनिक एंड सर, दोनों में सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट दोनों के जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। But regarding the difference, sir, I have to read about it, sir. I don't know the difference between inorganic and organic ऑर्गेनिक में हम कार्बन isomerism. स्टडी करते हैं, और ये जो मेटल यूज किए जाते हैं इनऑर्गेनिक में। यस। जी सर, जी सर, जी सर। यस, गुड। आज आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। यस ना। जी सर। हाँ, बाकी हम नेक्स्ट डे और देखते हैं। आगे का लेफ्ट पार्ट है जो ऑर्गेनिक है, या इसका भी हम देखेंगे। जी क्लियर। सर। इनऑर्गेनिक का लेफ्ट जी है, और सर। ऑर्गेनिक जो भी बेसिक GOC, रिएक्शन मैकेनिज्म, जी सर।
पेरिसाइक्लिक, फोटो, एरोमेटिसिटी, ये थोड़ा ऐसे ही जी सर। 5 5 10 10 मिनट्स का इस हिसाब से पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यस ना? जी जी सर। सर कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि मुझे काइंड ऑफ इम्प्रूव करनी चाहिए, फिर उनका वो ध्यान रखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इंप्रूव कीजिए आप।